जब तुम डिजिटल डिजाइनर होते हो तो सिर्फ डिजाइन ही तुम्हारे काम का कोई एक हिस्सा नहीं है। जब तुम अपना डिजाइन अपने डेवलपर को हैंड ओवर करते हो वो भी तुम्हारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये चीज खास करके मुश्किल थोड़ी सी उन लोगों के लिए हो जाती है जिनको कोडिंग का या तो नॉलेज नहीं होता या तो फिर उनके लिए कोडिंग मतलब एक कंप्लीटली फॉरेनर लैंग्वेज होती है। ऐसा नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि लोगों का बैकग्राउंड जो होता है हर बार डिजाइन में आने के लिए उनका बैकग्राउंड या तो फिर आर्ट या डिजाइन से रिलेटेड नहीं होता। आज के वीडियो में हम इसी चीज को टैकल करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को HTML CSS एक बिल्कुल शॉर्टकट में ये तीन लैंग्वेजेस को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। हम सिर्फ HTML और CSS के बेसिक्स सीखने वाले हैं और फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह की लाइब्रेरीज होती है और जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज करते हैं। नॉर्मली तुम्हें कई बार जब तुम अपना डिजाइन हैंड ओवर करते हो डेवलपर को तो तुम्हें ये सुनने को मिलता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते, ये इंटरेक्शन हम बना नहीं सकते, ये एनिमेशन हम नहीं बना सकते। ऐसे में जब तुम्हारे पास कोडिंग नॉलेज नहीं होता तो तुम्हें उन चीजों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपने डिजाइन को चेंज करना पड़ता है। जब भी तुम एक किलर सा डिजाइन बनाते हो तुम्हें उस डिजाइन से तकरीबन प्यार हो जाता है और डेवलपर कहते हैं कि ये इस चीज को बनाया नहीं जा सकता। ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या डिजाइनर इस चीज को नहीं बना सकता। बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास जो डेवलपर है वो इस डिजाइन को नहीं बना सकता या फिर इस डिजाइन को या फिर इस एनिमेशन को बनाना दुनिया की किसी भी डेवलपर के लिए पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि प्री मेड लाइब्रेरीज किसी डेवलपर को नहीं मिलती और वो कई बार आपके एनिमेशंस को या फिर इंटरेक्शंस को बनाने से मना कर देते हैं। या तो फिर वो बना नहीं सकते या फिर उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं होते जिसकी वजह से उन चीज़ों को वो बना सकते हैं। ऐसे में तुम अपने डेवलपर की हेल्प कर सकते हो, उन्हें रेकमेंड कर सकते हो कुछ ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो जावास्क्रिप्ट में पहले से लिखी गई है और उनके अंदर वो इंटरेक्शंस वो एनिमेशंस ऑलरेडी बनाए गए हैं। ऐसे में अगर तुम अपने डेवलपर के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट्स पर अपने डिजाइन के ऊपर अगर डेवलपमेंट में काम करोगे तो तुम्हारा काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसी के साथ साथ तुम्हारा नज़रिया डेवलपमेंट की तरफ और अपने डेवलपर के साथ तुम्हारा जो कोलैबोरेशन वाला रिश्ता है ऑफिस में वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर के ऊपर। मेरा नाम है अक्षय विंसुरकर और शुरू करते हैं। जल्दी से बिना देरी किए हम हमारे HTML की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम HTML थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद हम CSS को सीखेंगे और इसके लिए मैं अभी VS कोड ओपन करके बैठा हूँ। VS कोड एक एडिटर होता है जिसे हम कोड एडिटर कह सकते हैं। अगर तुम्हें VS कोड डाउनलोड करना है तो तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना होगा। इंटरनेट पे गूगल पे तुम डायरेक्टली VS कोड सर्च कर सकते हो। जैसे ही तुम सर्च करोगे तुम्हारे पास ये वेबसाइट ओपन होगी। जैसे क्लिक करना तो ये वेबसाइट एग्जैक्टली यही वेबसाइट तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी। मैं अभी के लिए मैक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाउनलोड फॉर मैक आ गया है। अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ आ जाएगा। डाउनलोड करना इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जब तुम एप्लीकेशन ओपन करोगे तो तुम्हारे पास इस तरह का कोई इंटरफेस ओपन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो VS कोड इस तरह से ओपन होता है। अब हम सीखेंगे HTML के बारे में। HTML बेसिकली क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब HTML के हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा कि किसने इसे बनाया और किस तरह से इसको आज मॉडर्न डेज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो तुम्हें हर वेबसाइट में ज़रूर मिलेगी। बिना मार्कअप लैंग्वेज के कोई भी वेबसाइट बनाई नहीं जा सकती। अगर तुम सिर्फ इस वेबसाइट का अगर एग्जांपल मेरे से लेना चाहते हो तो राइट क्लिक करना किसी भी वेबसाइट पे और व्यू पेज सोर्स करो। अब जो भी लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पे जितने भी टैग्स वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं ये बेसिकली सारी की चीज़ें HTML ही है। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने में भले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी लेकिन जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो चले चलते हैं कोड एडिटर में और देखते हैं कि आखिर में HTML किस तरह से काम करती है। HTML जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर टैग्स होते हैं। जो टैग होते हैं उन टैग्स के लिए अगर तुम VS कोड में जाओगे यहाँ पे न्यू फाइल पे हम क्लिक करते हैं और एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। या तो फिर फाइल को तुम डायरेक्टली सेव कर सकते हो जो भी तुम्हारा हो और नीचे आगे बस तुम्हारा एक्सटेंशन फाइल का होना चाहिए .html। अब जैसे कि तुम्हारा .html यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले कुछ बेसिक टैग्स मैं इस फाइल के अंदर डालता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है। एक HTML टैग बनाते हैं तो ओपन ब्रैकेट करना, क्लोज ब्रैकेट करोगे तो ये क्लोजिंग टैग जो है HTML का तो वो डायरेक्टली अपने से ये चीज़ डाल देता है। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं उनके अंदर तुम्हें
ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ज़रूर मिलेंगे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसलिए होते हैं ताकि वेब पेज को ये पता चल सके कि कौन से टैग में कौन सा डेटा है और हमें किस तरह से उसे स्टाइल करना है। अब ये स्टाइल करने का जो चीज़ है वो तुम्हें सीएसएस में दिखाई देगा, और सीएसएस को किस तरह से इस फाइल को कनेक्ट करते हैं वो चीज़ मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले सोच लेते हैं कि एचटीएमएल का एक टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद इसके अंदर हेड नाम का एक टैग होता है। अब इस हेड जो टैग होता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी होता है। उसके बाद एक टैग आता है जिसे हम बॉडी टैग कहते हैं। अब ये बॉडी टैग में क्या होता है और हेड टैग में आखिर में होता क्या है, देखो। अब हेड टैग जो होते हैं ना उसके अंदर नॉर्मली वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस वेबसाइट का मेटा टैग हो गया, वेबसाइट का टाइटल हो गया, या फिर वेबसाइट के ऊपर जो आइकन दिखता है हमें वो एड्रेस बार में वो हो गया। अब यहाँ पे एक बेसिक टाइटल टैग डाल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये वो दिखता कैसा है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कि अक्षय विंसुरकर पोर्टफोलियो। अब इस वेब पेज को हम ओपन किस तरह से कर सकते हैं। क्या हमें इसको होस्ट करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। अभी के लिए सिर्फ हम HTML बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको ओपन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कुछ नहीं करना। जहाँ पे भी ये फाइल तुमने सेव करी, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये पेज जो है सेव किया है, अब इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ गूगल में। जैसे कि अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे इस वेब पेज पर कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं है इस वेब पेज पे, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइटल जो डाला था वो आ गया है, जैसे कि अक्षय विंसुरकर पोर्टफोलियो यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, अब ये आइकन क्या है? ये आइकन जिस आइकन के बारे में बात कर रहा था इसको फेविकॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये फेविकॉन तो हम डालेंगे नहीं, लेकिन जब भी तुम डालोगे इमेज टैग के जरिए तुम यहाँ पे फेविकॉन डाल सकते हो। लेकिन ये जो टाइटल है बेसिकली, अब ये हमारी वेबसाइट, जब अगर मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट ओपन करता हूँ जैसे कि अक्षय विंसुरकर डॉट इन, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर जो टाइटल होगा जैसे कि अक्षय विंसुरकर पोर्टफोलियो, यही मेरा टाइटल है मेरी वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट का भी मैंने उस तरह से टाइटल डाल दिया, तो समझ में आ गया टाइटल क्या होता है। उसके बाद अगर तुम अपनी फाइल में फिर से जाते हो तो यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे, मतलब बॉडी के अंदर तुम बॉडी टैग के अंदर तुम जो भी टैग दोगे और जो भी चीज़ें तुम बॉडी टैग के अंदर डालोगे, जैसे कि अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे H1 एक टैग है, जैसे कि जिसे कहते हैं हम हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 में हम डालते हैं हेलो वर्ड। HTML लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे पहले हम सोचते हैं ये हेलो वर्ड के बारे में। अब इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, सेव करूँगा, फिर से अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। देखो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ड आ गया। अब इसके अंदर मैं बटन भी बना सकता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे एक बटन टैग डालता हूँ, जो भी टैग होगा, कई बार क्या होता है बटन जैसे टैग, इनका क्या होता है, इनका एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हर टैग्स के कई बार एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते, जैसे कि H1 हो गया या फिर टाइटल हो गया, इनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट क्या करते हैं, टैग को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं। तो बटन के अंदर टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, उसके अंदर वैल्यू नाम का भी एट्रीब्यूट आता है कभी कभी, और कई बार इसके अंदर रीडायरेक्शन वाली चीज़ें भी आती हैं। हम ज़्यादा बेसिक मुश्किल में नहीं जाएंगे अभी के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना नाम डाल के एक बटन बना लेता हूँ, टाइप हम सबमिट करते हैं। इसको अगर तुम ना भी डालोगे यहाँ पे अभी के लिए तो भी चल जाएगा, मेरा बटन जो है वो ऑब्वियसली रेंडर हो जाएगा। देखो आज जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो बटन रेंडर हो गया। अब तुम कहोगे कि अक्षय भाई ये तो मतलब HTML है तो सही, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके अंदर मतलब ये बहुत ही सिंपल सा बटन है और ये हेलो वर्ड भी इसमें अंदर कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले HTML में इसी तरह से वेबसाइट पहले कोड की जाती है, मतलब क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। तो और उसके बाद हम CSS लिखते हैं। अब CSS इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि हमें हमारे वेब पेज को जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके अंदर कलर्स ऐड करने हैं, इसको लेआउट देना है, वो सारी चीज़ें तुम CSS से कर सकते हो। HTML में सिर्फ़ अगर ये पेज बनाओगे तो तुम्हारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से मतलब ऐसी लगेगी जैसे 1950s में बनाई गई, तब CSS थी भी नहीं। जब HTML आई थी तब CSS थी भी नहीं, तो ऐसे वेबसाइट नॉर्मली ऐसे ही दिखते थे उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास CSS है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेब पेजेस को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है? अभी हो सकता है तुम्हें एक बेसिक HTML समझ में आया होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं फिर से कवर करता हूँ। HTML मतलब हमारा सबसे बड़ा टैग होता है, उसके अंदर ही सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद हेड के अंदर सारे हमारे ऊपर के टैग्स होते हैं, जैसे कि टाइटल, मेटा, लिंक्स से रिलेटेड टाइटल, मतलब अगर CSS मुझे यहाँ से अटैच करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इनलाइन CSS लिखनी है तो मैं स्टाइल नाम के टैग का इस्तेमाल करूँगा।
ठीक है। अब ये स्टाइल नाम के टैग में मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं देता, यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रेड कर देता है। अब ये मैंने CSS लिखी, मैं CSS के बारे में तुम्हें और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं स्टार अभी यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग डाला। स्टाइल नाम मतलब CSS में ऐड कर रहा हूँ। स्टार का मतलब है सारे पूरे वेब पेज में, और बैकग्राउंड का मतलब है बेसिकली बैकग्राउंड। CSS किस तरह से काम करती है, बेसिकली तुम्हारे पास रहती है एक वैल्यू और उसकी एक की रहती है, उसकी वैल्यू रहती है। अब की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये है, मान लो बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड कलर तुम्हारे पास की है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिक भी इसके अंदर होता है, फिर तुम इमेज भी लगा सकते हो, पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अभी के लिए सिर्फ हम बैकग्राउंड एक एक बड़ी चीज़ है, उसके बाद हम रेड लगाएंगे। अब जैसे कि मैं अपनी गूगल क्रोम में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो पूरा का पूरा बैकग्राउंड मतलब ऐसे रेड हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये तो मेरे आँख में चला जाएगा ना। अगर अगर मैं यही इस तरह से वेबसाइट अगर बनाऊँगा तो ये अजीब दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, ये इस चीज़ को निकाल देते हैं यहाँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टैग स्टाइल टैग तो इसको हटा देता हूँ, और जहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये रेड कलर चला जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ, हेड हो गया हमारा, उसके बाद बॉडी। बॉडी के अंदर वो सारा होता है, मतलब जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट है, जितने भी फॉर्म्स है, जो भी तुम बनाना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा। ये बॉडी टैग के अंदर जो भी आता है वो वेब पेज पर रेंडर हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया H1 होता है, तो फिर H2 भी होता है, ऐसे करके H6 तक हमारे पास चीज़ें होती हैं, मतलब हेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे H6 भी मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, यहाँ पे भी अपना नाम डालता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि H1 से लेके H6 तक हमारे पास बेसिकली क्या डिफरेंस होता है जब टैग में। देखो अब ये टैग बहुत बड़ा है, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो ये H2 किस तरह से आया, H6 किस तरह से आया, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग के साथ जो होते हैं, वो हमारे टैग्स जो होते हैं वो स्टाइलिंग के साथ आते हैं, लेकिन इसके अंदर तुम एक्स्ट्रा स्टाइलिंग और ज़्यादा नहीं कर सकते जब तक तुम CSS का यूज़ ना करो। CSS हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम हमारे वेब पेज को स्टाइल कर सकें। अब वो स्टाइल हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करनी ज़रूरी है। स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक होता है ग्लोबल स्पेस, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी स्टार लगा के दिखाया था। स्टार लगा के अगर कोई भी तुम CSS अपनी प्रॉपर्टी लिखोगे तो पूरे पेज को अप्लाई हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें हमारे पास अभी भी है, जिसमें से पहली चीज़ है ID, दूसरी चीज़ है क्लास। मैंने पहले ही समझाया था कि एट्रीब्यूट नाम की चीज़ें होती हैं। अब एट्रीब्यूट में होता क्या है, अगर जैसे कि H1 में मैं लगाता हूँ ID, ठीक है, जैसे तुम ID डालोगे ये कंप्लीट कर देगा, इसको मैं ID देता हूँ अक्षय, और इसके अंदर मैं क्लास डालता हूँ। अब क्लास भी मैं इसके अंदर डालता हूँ, चलो रोहन करके क्लास डालते हैं। अब ये मैंने रोहन डाल दिया ये। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे स्पेसिफिक जैसे कि हेलो वर्ड जो मेरा H1 था, उसको अगर मुझे कलर देना है या फिर उसका फॉन्ट चेंज करना है या फिर उसके साथ कुछ भी करना है ना, ये मुझे रेफरेंस करना पड़ेगा या तो ID को या तो फिर क्लास को। क्लास का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि क्लास में मैं और भी ज़्यादा क्लासेस डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर रोशन हो गया तो मैं अक्षय भी डाल सकता हूँ, मैं विवान भी डाल सकता हूँ, ये मेरे क्लासेस हो गए, ठीक है। लेकिन ID में मैं सिर्फ एक ID से रेफरेंस कर सकता हूँ। ये ID में मैं मल्टीपल नहीं कर सकता, क्लास को मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, इतना डिफरेंस है। और नॉर्मली क्लास जो होते हैं वो कई बार फॉर्म से रिलेटेड भी चीज़ों में हमें टारगेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी उन चीज़ों में नहीं जाना, हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ HTML को समझ रहे हैं। तो ID से मैं किस तरह से टारगेट कर सकता हूँ, अगर मैं हैश दबा के यहाँ पे ID का नाम लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं अक्षय लिखता हूँ, ठीक है, ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा कलर रेड। अब यहाँ पे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था, बैकग्राउंड मतलब पेज का बैकग्राउंड, लेकिन जब मैं कलर कह रहा हूँ ना, तो कलर का मतलब होता है मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सेव करूँगा, पेज में जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो मेरा हेलो वर्ड जो है वो रेड हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने ID से करी है वो चीज़ मैं क्लास से भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो शार्प मैंने लगाया उसकी जगह पे मुझे डॉट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं डॉट यूज़ करता हूँ, ये रोहन मैं यहाँ पे मुझे डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास जो है वो रोहन यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर रेड करता हूँ, कुछ नहीं, सेव करना है, फिर से जाना है, रिफ्रेश करना है, देखो रोहन करने के बाद भी ये कलर रेड ही है। वो इसलिए क्योंकि
मैंने अभी डॉट लगा के रोहन मतलब क्लास को रिप्रेजेंट किया, आईडी लगा के मैं आईडी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों वही चीज़ें करते हैं, बस आईडी के अंदर तुम और ज़्यादा आईडीज़ नहीं डाल सकते, लेकिन क्लास के अंदर तुम मल्टीपल क्लासेस डाल सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे विवान भी लिखता हूँ और नीचे जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ विवान, और यहाँ पे हम कलर कर देंगे, और यहाँ पे जो अवेलेबल है उसमें से एक कलर यूज़ करते हैं, ब्लू करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, रोहन का कलर है रेड, विवान का कलर है ब्लू। अब स्टाइलिंग किस तरह से होती है, ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा जो ब्राउज़र है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक फाइल को पढ़ता है। तो सबसे आखिरी वाला जो उसके पास चेंज होगा, उसके हिसाब से वो अपने टैग को जो है, मतलब जो भी हमारा H1 है टैग है, उस तरह से उसको उसकी जो स्टाइलिंग है वो उसे चेंज कर देगा। तो H1 अगर रेड था तो अभी वो ब्लू हो गया है, क्यों? क्योंकि सबसे आखिर में मैंने उसका कलर बोला है ब्लू। पहले रेड था लेकिन वो चेंज हो गया, जिसका मतलब ओवरराइड हो गया। वो ओवरराइड किस लिए हो गया? क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारी फाइल जो है वो रीड होती है। ब्राउज़र क्या करता है, वो ऊपर से पढ़ना शुरू करता है और नीचे तक जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब बेसिकली वो आखिरी वाली चीज़ को उठाता है। तो समझ में आ गया कि HTML का बेसिक तुम्हारे पास एक बॉयलर प्लेट क्या होता है, किस तरह से आईडी और क्लास का डिफरेंसेस होता है। उसके बाद बटन को भी अगर मुझे कलर करना है या फिर कुछ भी देना है, तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा, आईडी यूज़ करूँगा, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्लास यहाँ पे अक्षर लिखता हूँ, डॉट करके मैं यहाँ पे अक्षर डालता हूँ, ओपन ब्रैकेट करता हूँ, क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, और यहाँ पे अक्षर जो है, तो हम क्या करते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। इसको बनाता है रेड, और बटन का जो बैकग्राउंड है इसको हम कराते हैं, बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज करते हैं। तो अभी हमारा जो बटन है उसका जो टेक्स्ट कलर है मतलब वो रेड हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा ऑरेंज हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो ऐसा होता है। अब तुम कहोगे यार ये डार्क कलर की ये बॉर्डर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉर्डर नाम का टैग डाल सकते हो, और यहाँ पे बस नन लिखना है। नन का मतलब होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब अगर है वो चीज़ तो निकाल दो, ठीक है। तो नन का मतलब है तो निकाल दो, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूँगा ये निकाल देगा, देखो। लेकिन फिर तुम कहोगे कि अरे इसको राउंडेड कॉर्नर चाहिए, तो इसके अंदर CSS के अंदर ना ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब वैसे राउंडेड कॉर्नर करनी है तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मैं 20 पिक्सल पिक्सल में तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम पिक्सल में या फिर रैम में तुम्हें बॉर्डर रेडियस वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पे 20 कर दिया तो ये पूरा राउंड हो गया। जितना मैं कम करूँगा 10 करूँगा तो यहाँ पे देखो वो 10 अप्लाई कर देगा, फिर भी ज़्यादा हो रहा है 10, ठीक है। फिर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे 2 कर देता हूँ ताकि वो कम होगा, ठीक है। देखो अब ये 2 हो गया। तो इस तरह से बेसिकली तुम्हारी जो CSS प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो तुम्हारे HTML को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब तुम इसी के ज़रिए तुम CSS के ज़रिए पूरे वेब पेज में कुछ भी कलर डाल सकते हो, किसी भी तरह से अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। ऑरेंज रखते हैं और कलर को रेड वाइट कर देते हैं, तो हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा और पीछे वाला ऑरेंज हो जाएगा। अब तुमको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में पैडिंग और मार्जिन क्या होती है। तुम्हें अगर डिज़ाइन तुम करते हो, अगर तुम डिज़ाइनर हो, तो तुम्हें पैडिंग और मार्जिन का जो है ना डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं तुम्हारा डिफरेंस है वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो कि ये बटन है हमारा, इसके बाजू में हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग होती है, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो स्पेसिंग होती है, जिसे हम पैडिंग कहते हैं। बॉक्स के बाहर जो चीज़ें होती हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। अगर बटन बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैडिंग लिखूँगा। इसके अंदर क्या होता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम तुम अलग अलग दिखा सकते हो, या तो फिर तुम ऐसा लिख सकते हो 10 पिक्सल ऊपर नीचे और 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट। तो ये ऐसा करने के बाद तुम्हारा बटन देखो देखो बड़ा हो गया। अब ये स्पेसिंग जितना होगा ये स्पेसिंग उससे डबल होगा, तो मतलब 10 पिक्सल ऊपर और नीचे, 20 पिक्सल लेफ़्ट और राइट को, ठीक है। नॉर्मली हमारे बटन्स का जो क्रिएशन होता है वो इसी तरह से होता है। उसके बाद अगर इस बटन के आजू बाजू अगर मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं करूँगा 30 पिक्सल। अब ये 30 पिक्सल किस तरह से अप्लाई होगा, इसके बाजू में देखना, यहाँ से देखना पूरा ये कैसे बटन अंदर आता है, देखा। इसके आजू बाजू इसने 30 पिक्सल छोड़ दिया, मतलब पूरा आजू बाजू, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि तुम ऊपर नीचे का भी सेपरेट कर सकते हो, कि ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कितना करना है वो तुम कर सकते हो। जिस तरह से मैंने तुम्हें दिखाया था वो इस तरह से पकड़ लेता है। अगर पूरा तुम्हें मुझे दिखाना पड़े तो यहाँ पे मुझे बस डिवीज़न डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और ड्रैग समझते हैं जिसे हम कहते हैं डिवीज़न।
अब डिवीजन क्या करते हैं, डिवीजन सिर्फ एक बॉक्स होता है। जब भी अगर तुम लेआउट बनाओगे, जब भी टैग्स होता है ना, वो टैग्स कई बार ऐसे नेस्टेड टैग्स होते हैं। तो मान लो कि ये डिवीजन है, इसके अंदर ये बटन है। अब ये डिवीजन को स्टाइल करने के लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स करके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि बॉक्स का हमें बॉर्डर चाहिए। अब बॉर्डर नाम इस तरह से काम करता है, तो हम करेंगे यहाँ, तो मैं सबसे पहले 3 पिक्सल लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा सॉलिड, और उसके बाद लिखूँगा कलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिंटैक्स जो है वो बॉर्डर का काम करता है। मतलब बॉर्डर जो हमारी CSS प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें कितनी मोटी होनी चाहिए वो बॉर्डर वो देना पड़ता है। सॉलिड मतलब सॉलिड देनी है, डैश वाली बॉर्डर देनी है, किस तरह की बॉर्डर, उसके बाद कलर डिफाइन करना पड़ता है। इसको सेव करके मैं अगर इसमें जाऊँगा क्रोम में, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखो बॉर्डर कैसी हो गई। अब इसके अंदर तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर मैं इसका मार्जिन हटा देता हूँ तो ये बटन देखो किस तरह से चिपक जाता है। दूंगा तो ये सबका 0 हो जाएगा। देखो सबका पैडिंग देखो 0 हो गया, तो ये बटन कैसे चिपक गया। अब ये बटन के ऊपर नीचे साइड में अगर मुझे मार्जिन देना है तो ये वही मार्जिन है जो मैंने पहले दिया था। इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको 30 पिक्सल आजू बाजू राइट साइड सबको जगह रखता हूँ और मार्जिन डालेंगे इसको। जैसे देखो ये बॉक्स, देखो आउटर बॉक्स कैसे बड़ा हो गया। मतलब ये बटन के बाहर की स्पेसिंग को कहते हैं मार्जिन, बटन के अंदर की स्पेसिंग को कहते हैं पैडिंग। होपफुली अभी तक तुम्हें कुछ CSS समझ में आ गई होगी और HTML भी तुम्हें ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रोग्राम के लिए HTML पेज के लिए लॉजिक लिख सकते हैं। अब वो लॉजिक क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी वेबसाइट पर तुम जाते हो, जैसे कि VS कोड वाली वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। अब ये देखो इसके अंदर ये जो बटन है ये क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, तो वो जावास्क्रिप्ट तय करती है कि क्या होना चाहिए। नॉर्मली अगर तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर पेज सोर्स करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ कोडिंग उन्होंने की है। यहाँ पे उन्होंने डाला है स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, मतलब इस टैग के अंदर जो भी कोड होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर उन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कि वेबसाइट लोड होने से पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद कुकी दिखनी चाहिए, वेब एनालिटिक्स देखने चाहिए, ये वो, तो ये सारा जो है ना ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। देखो जावास्क्रिप्ट में तुम फंक्शंस भी लिख सकते हो और फिर फंक्शंस जिस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं ना, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक लगाने के लिए लैंग्वेज होती है। HTML CSS में तुम लॉजिक नहीं लगा सकते। हाँ, तुम होवर एनिमेशन वगैरह ज़रूर बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर तुम लॉजिक नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले बटन के लिए हम होवर एनिमेशन देखते हैं। हमारा हमारा जो बटन था, जहाँ तक तुम्हें पता है कि हमने अक्षय नाम का वो बनाया था। अब इसके अंदर मुझे होवर पे टैग मतलब होवर पे करना है कि उसका कलर चेंज करना है, तो अक्षय को रेफरेंस करते हैं, डबल कोल यूज़ करके यहाँ पे होवर कर देते हैं। देखो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करता है कि ये चीज़ होवर करनी चाहिए। मतलब इसे सूडो क्लास कहते हैं बेसिकली। मतलब पता नहीं एग्जैक्टली मुझे क्या कहते हैं, अभी बहुत दिन हो गया प्रैक्टिस किए। लेकिन इसके अंदर अगर तुम होवर लगाओगे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अभी के लिए ब्लू वायलेट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, वेब पेज में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ध्यान से देखना, मेरा माउस जो बटन के ऊपर जाता है तब क्या होता है, देखा, तो ये कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये कलर चेंज कर किस लिए कर रहा है, ये होवर का मैं CSS में मैंने लगाया है, इसकी वजह से ये कलर चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ तुम्हें दिखाई देती है वेब पेज में, तो समझ लेना कि ये कोई होवर इफेक्ट है या फिर किस तरह का कोई एडिशन या फिर डिलीशन किया हुआ है। कि अगर ये बटन है, इसके ऊपर मैं होवर लगाया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, यहाँ पे मैं कलर मतलब एक्चुअल में फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वाइट की जगह पे मैं यहाँ पे ब्लैक भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तुम हैश में वैल्यू भी दिखा सकते हो। ठीक है, हेक्स कोड में तुम अपनी कलर की वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं 333 यहाँ पे देता हूँ, जबकि मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या करता है, वो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये कलर पिकर जो है वो ओपन कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करके मैं यहाँ पे कोई भी कलर जैसे कि मानो देख सकता हूँ। ठीक है, और यूज़ भी कर सकता हूँ, तो वो चेंज कर देगा उसके अंदर कलर। अब इसको सेव करने जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं, और ये देखो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो ये बेसिकली होता है कि हम होवर वगैरह चीज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हाँ हमारे जावास्क्रिप्ट की। जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था वेब पेज में स्क्रिप्ट टैग जो होता है। ठीक है, टाइप लगाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट।
तो ये इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट बेसिकली, अगर तुम इस तरह का टैग अगर कोई देखते हो वेब पेज में, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, या तो तुम इनलाइन, अब अगर वेब पेज के अंदर स्टाइल टैग लगा के अगर मैं ये स्टाइल इस तरह से लिखता हूँ, तो जिसे कहते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, इनलाइन सीएसएस कहते हैं इस चीज़ को। और अगर इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट, मतलब इनलाइन स्क्रिप्ट, मतलब होता है कि मैंने जो भी स्टाइलिंग, जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी है, वो अपने बेसिकली वेब पेज में डायरेक्टली लिखी है। लेकिन इसको मैं एक्सटर्नल फाइल में, मतलब दूसरी फाइल में डालकर यहाँ पे मैं लिंक भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं विजुअल कोड में जाता हूँ, इसका अगर तुम कोड देखो, हेडर में जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हें एक ये देखो लिंक नाम का टैग दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें लिंक नाम का, देखो यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की सीएसएस, इसको कॉपी करके हमारे इसमें डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ। लिंक का मतलब है कि मैं ये फाइल इस HTML को लिंक करना चाहता हूँ। रेल का मतलब है रिलेशनशिप, का नाम है स्टाइल शीट। CSS की हमारी जो फाइल है उसका नाम है स्टाइल शीट, तो मतलब ये स्टाइल शीट मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे href मतलब हमें हाइपर ये देना होगा। ठीक है, हमारा जो हाइपर लिंक जो होती है जिसे href कहते हैं। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि main.css। अब ये main.css कहाँ है, किसी को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना देंगे। यहाँ पे हम न्यू फाइल करेंगे और main.css। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें से इस कोड को उठा के यहाँ से कट करता हूँ उस कोड को, और यहाँ पे उस main.css में पेस्ट करता हूँ। इसको भी सेव कर देता हूँ और फिर से हमारे पेज पे जाएंगे और देखेंगे कि कुछ चेंज हुआ है क्या। देखो, रिफ्रेश करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी जो फाइल है वो प्रॉपरली अटैच हो गई है इस HTML डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पे main.css में जो कोड है हमारा, वो हमारे दूसरे फाइल में है। तो नॉर्मली इसी तरह से डेवलपर काम करते हैं कि फाइल में सेव होता है कोड, फिर चाहे तो मैं CSS सेव कर सकता हूँ दूसरे फाइल में, HTML मतलब ये जावास्क्रिप्ट वाली जो चीज़ मैं इसके अंदर अभी डालने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं वॉर यहाँ पे a लिखता हूँ इक्वल 23 कर देते हैं, या फिर वॉर b करता हूँ, या फिर इसको 30 कर देते हैं। उसके बाद बस कंसोल डॉट लॉग करते हैं अभी के लिए। तो एक जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या करेंगे, a+b कर देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड मैंने तुम्हें दिखाया है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट पूरी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डाल दिया, फिर मैं अपने पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, कंसोल डॉट लॉग मुझे इस पेज में दिखाई देगा। यहाँ पे मैं कंसोल में जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 53 टाइप हो गया। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 53 हो गया, तो मतलब 23 + 30 53। देखो यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया ना। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद मुझे बताएगा कितनी वैल्यू है। देखो, देखा। तो इस तरह से बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया है कि इस तरह से हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होता है हमारे वेब पेज पे। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि हम कुछ इंटरैक्टिव चीज़ें कर सकें। कॉम्प्लेक्स एनिमेशन जावास्क्रिप्ट में हैंडल होते हैं। कई बार कैनवस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, 3D से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये छोटी सी ट्यूटोरियल तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स एनिमेशन या फिर कोई ऐसी चीज़ हम हमारे डेवलपर को देते हैं और ये इसके बाद हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज क्या होती है। अब जावास्क्रिप्ट हमारी हो गई, मतलब बेसिक मैंने दोनों देखा जावास्क्रिप्ट कैसे होते हो, किस तरह से तुम अटैच कर सकते हो। अगर तुम गूगल पे जाके सिर्फ यहाँ पे सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कोई भी ऐसी इंटरेक्शंस बनाते हो जो बेसिकली बनाने मुश्किल है, या फिर तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डेवलपर को बताते हैं, डेवलपर हमें क्या कहता है कि अरे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं। तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को ढूंढ के तुम अपने डेवलपर को हेल्प कर सकते हो सर्टन चीज़ें करने में। जैसे कि अभी ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट का वेब पेज ओपन कर लिया है, इसका नाम है anim.js। अब ये anim.js क्या करती है, वो बेसिकली एनिमेशन में तुम्हें हेल्प करती है। यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल मिल गया होगा कि एनिमेशन लाइब्रेरी विद अ सिंपल येट पावरफुल API। ठीक है, SVG के साथ भी काम करती है, CSS प्रॉपर्टीज़ भी काम करती है और ढूंढ के देती है तुम्हें। देखो, तो इस तरह से एनिमेशंस अगर तुम्हें बनाने हैं तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है वो तुम्हें तुम्हारे काम में आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होती है वो प्री मेड पहले से लिखी गई होती है।
अब ये पहले से ही लिखी गई जो लाइब्रेरीज़ होती है वो तुम्हारे डेवलपर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वरना उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है अगर उनको इस लाइब्रेरी के बारे में पता नहीं है, जैसे उन्हें किसी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के बारे में पता नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जैसे कि अगर मैं कोडपेन पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है मुझे। तो इस लाइब्रेरी से मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। देखो, ऐसे एनिमेशंस मैं बना सकता हूँ, इसको मैं फिर से डाल सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मैं इस लाइब्रेरी के साथ कर सकता हूँ। तो ये है बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ढूँढने का। ऐसी दुनिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ तुम्हें मतलब मिल जाएगी। लेटर.js है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है जो पहले से लिखी गई है सर्टेन काम करने के लिए। जैसे कि तुम्हें कैलेंडर के लिए भी मिल जाएगी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैलेंडर अगर मैं सर्च करता हूँ लाइब्रेरी, तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ तुम्हें मिल जाएगी कैलेंडर दिखाने के लिए। फिर अगर तुम्हारा डेवलपर कहता है कि अरे नहीं ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये देखो ये जो एनिमेशंस दिखाए गए इन लोगों ने, तो ऐसी चीज़ें तुम मतलब ये कैलेंडर देखो फुल फ्लेश तुम्हें कैलेंडर पहले से मिल जाता है, बस तुम्हारे डेवलपर को कुछ चीज़ें चेंज करनी है और फिर तुम्हारा काम हो गया। तो ऐसे में होता ये है कि तुम्हारे पास ये प्री मेड चीज़ें होती हैं जो तुम अपने डेवलपर को बता सकते हो, इस तरह से अपना काम जो है वो आसान करवा सकते हो। और तुम्हारा डेवलपर जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं बना पाएगा कि अरे ये चीज़ मैं बना नहीं सकता या फिर इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि हम चैट जीपीटी से कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमारे ट्यूटोरियल का ये आखिरी वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्टकट में दिखाऊंगा कि तुम किस तरह से कोड जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि गिव मी अ HTML CSS and JavaScript code in one file for कैलकुलेटर। अब जैसे कि मैंने लिख के यहाँ पे कम्प्लीटली दे दिया। अब देखो जो हमारा जो चैट जीपीटी है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है कि हमें बेसिकली वो कैलकुलेटर के लिए कोड जनरेट करके दे रहा है। तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो चैट जीपीटी को कि मुझे इस तरह का कोड जनरेट करके तुम दे दो, और ये कोड जो है वो मैं डायरेक्टली अपनी चीज़ों पे डालूँगा और वहाँ पे मेरा जो है वो कम्प्लीटली कैलकुलेटर बन जाएगा। देखो तो इसने हमें HTML भी दे दी, यहाँ पे इसने इनलाइन CSS, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल में इससे मांगा था कि एक ही फ़ाइल में मुझे CSS भी डाल के दे दो, एक ही फ़ाइल में मुझे HTML तो रहेगी, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इसने बहुत छोटी सी जावास्क्रिप्ट लिखी है जिसके ज़रिए वो हमें कैलकुलेटर जो है हमारा फंक्शन करना शुरू कर देगा। क्योंकि सिर्फ CSS और HTML से क्या होता है, सिर्फ वो बनता है, मतलब सिर्फ वो दिखता है लेकिन उसके बटन क्लिक करने के बाद कुछ होगा नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बटन क्लिक करने के बाद जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं, हमारे कोड एडिटर में आते हैं, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कोड को पेस्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, कोड को पेस्ट करके सेव कर दिया, फिर हमारे ब्राउज़र में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो कैलकुलेटर है वो किस तरह से काम करता है। वाह! क्या स्टाइलिंग की है चैट जीपीटी ने, वाक़ई में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भाई साहब ने बना दिया है कैलकुलेटर हमारे लिए, देखते हैं ये काम भी करता है या नहीं। तो 1 टू 8 प्लस 1 टू 8 कितना होता है? वाओ! देखा? ये काम भी करता है, मतलब लिटरली हमारे लिए इसने बना दिया। देखा? तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाना चैट जीपीटी के साथ HTML फाइल में बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसके अंदर ऐसी भी चीज़ें तुम कर सकते हो। तो होपफुली तुम्हें HTML CSS और अपने चैट जीपीटी के साथ किस तरह से तुम कोड जनरेट कर सकते हो, ये बेसिकली होता है। चैट जीपीटी बहुत सारा कोड तुम्हें जनरेट करके दे सकता है और तुम डेवलपर को समझा सकते हो कि अरे तुम इस तरह से कर सकते हो या उस तरह से। अगर तुम्हारा टास्क जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो तुम चैट जीपीटी में लिख के HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरा निकाल सकते हो, और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आसान है चैट जीपीटी के लिए बनाना। ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बेस्ट AI सिस्टम्स में चैट जीपीटी आता है, वो ऐसे ही नहीं आता, उसका रीज़न है। होपफुली आज जो मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को तुम्हें समझाया है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में तुम अपने क्वेश्चंस मुझे डाल सकते हो, और ये सवाल प्लीज़ मत पूछना कि तुम्हें कोडिंग सीखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम सीख भी सकते हो, नहीं भी सीख सकते हो, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है।
लेकिन तुम्हारे जो रिलेशन है वो तुम्हारे डेवलपर के साथ वो अच्छे हो जाएंगे अगर तुम्हें कोडिंग के बारे में ज़रा भी चीज़ें समझ में आती है। उसी के साथ साथ अगर तुम्हें सीखना है कि तुम अपनी नोट टेकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, तो तुम्हें मेरा लेटेस्ट वीडियो जो आखिरी बार मैंने पोस्ट किया था नोशन के ऊपर, वो तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय।